का सूरज तुलू हो गया था। जुनैद के कमरे में नाश्ते के खाली बर्तन पड़े थे और वो चाय का कप हाथ में लिए मजे से घूंट ले रहा था। इसने कई दिनों के बाद तसल्ली से नाश्ता किया था। इसकी वजह ये थी कि अब वो इस जगह से फरार होने का इरादा कर चुका था। वो जल्द सहरवानों के पास जाना चाहता था। इसने अपना मंसूबा दिमाग में मुकम्मल कर लिया था। जुनैद अगर फरार का मंसूबा बना चुका था तो इलियास भी इस तैयारी में था कि जुनैद से हीरे अपने हाथ में करने के बाद वो जुनैद को मौत की वादी में पहुंचाकर इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इलियास जब कमरे में आया तो इस वक्त जुनैद चाय का कप खत्म कर चुका था। इलियास इसको देखते हुए पूछा, चले? मैं तैयार हूँ, जुनैद बोला। फिर देर किस बात की, आओ चले। हम दोनों ही जा रहे हैं ना? जुनैद ने पूछा। बिल्कुल, हम दोनों जा रहे हैं। मैं बात का पक्का हूँ। किसी को नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे इरादे क्या हैं। इलियास की बात सुनकर जुनैद ने दिल में मुस्कुराया। वो इतना बच्चा नहीं था कि ये भी ना जान सकता कि इलियास के दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे जाना कहाँ है? इलियास ने पूछा। लाहौर शहर में जाना है, जुनैद ने जवाब दिया। लाहौर? इलियास चौंका। लाहौर क्या करने जाना है? तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें कहाँ जाना चाहिए? जुनैद ने सवाले निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुमने हीरे किसी वीरान जगह छुपाए होंगे, यहाँ कहीं आसपास जंगल में, इलियास अपना ख्याल जाहिर किया। इसकी बात सुनकर जुनैद मुस्कुराया कि इस दुनिया में रहते हो मिस्टर इलियास। मैंने वो हीरे लाहौर के एक बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं। इसकी एक चाबी मेरे पास और दूसरी मेरे साथी के पास है। तुम्हारे पास वो चाबी है? मुझे दिखाओ। तुम बहुत सादा हो या फिर जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? चाबी मैं अपने पास क्यों रखूंगा? वो भी एक जगह अमानत के तौर पर पड़ी है। मेरे साथ चलो और वहां से चाबी लेकर हम वो हीरे निकाल लेंगे। तुम सच कह रहे हो? वक्त जाया करना चाहते हो तो मेरे साथ बैठकर बहस करते रहो। जुनैद इत्मीनान से चारपाई पर बैठ गया। इलियास ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था, आओ चले। जुनैद उठकर खड़ा हो गया। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। बाहर सफेद बड़ी कार खड़ी थी। इलियास ने कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली और इसके बराबर में जुनैद बैठ गया। हवेली का गेट खुला और कार हवेली से बाहर निकल गई। हवेली का गेट बंद हो गया था। जुनैद ने बहाने से अपनी गर्दन घुमाकर अक़ल में देखा। इनकी कार के पीछे कोई नहीं आ रहा था। कार बड़ी तेजी से धूल उड़ाती गांव से निकल रही थी। जब तक कार गांव की दूर से निकल नहीं गई तब तक दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही। इस दौरान जुनैद की निगाहें दाएं घूमती रही। सड़क पर कार के टायर पड़े और इसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। इस कार के पीछे एक और कार आ रही थी जिसमें 5 अफराद विराजमान थे। वो 5 आदमी इलियास के थे। जुनैद इस कार को देख नहीं सकता था क्योंकि वो बार बार अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा नहीं सकता था। कभी मोहब्बत की तुमने? अचानक इलियास ने गैर मुतवक्को सा सवाल कर दिया। इस सवाल को सुनकर जुनैद ने इलियास की तरफ देखा। हैरत है, तुम भी मोहब्बत के बारे में जानते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे दिल में भी मोहब्बत का चिराग जलता है, इलियास बोला। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दिल में सिवाय दुश्मनी के और कोई चिराग रोशन नहीं होता, जुनैद ने कहा। अभी तुमने इलियास का दूसरा रूप देखा ही कहाँ है। कमाल है कि हम इंसान अपना दूसरा रूप रखते जरूर हैं, और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि हम इस दूसरे रूप पर फख्र भी बहुत करते हैं। जुनैद ने सर हिलाया। खैर, मैंने सवाल किया था, तुमने किसी से मोहब्बत की है? इलियास फिर मौजू की तरफ आ गया। जुनैद की आंखों के सामने सहरबानों का चेहरा आ गया था, जिसको देखकर इसके दिल में पहली बार मोहब्बत की बूंद गिरी थी। दिल में वो बूंद अब भी महफूज थी। जुनैद ने कहा, हाँ, मैंने पहली बार पहली नजर में मोहब्बत की है और वो मोहब्बत अब भी कायम है। कौन है वो, ये बताना जरूरी नहीं है। दिल की बात कह देने में कोई हर्ज भी नहीं है। दिल की बात कहने के लिए तुम नहीं हो मेरे लिए, जुनैद ने भी बिला तामुल कहा। हीरे किस बैंक के लॉकर में है? एकदम इलियास के चेहरे पर तगय्युर आ गया। कार रोको, मैं बताता हूँ। यहाँ मुझे बताओगे? इलियास ने दायमा देखा। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों के झूलते और ट्रैफिक आ जा रही थी। कार रोक दो, मैं बताता हूँ कि मैंने वो हीरे किस बैंक के लॉकर में रखे हैं। जुनैद का लहजा कुछ और भी दुरुस्त हो गया था। इसके साथ ही जुनैद ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर चाकू निकाला और इलियास की पसली के साथ लगा दिया। ये चाकू इसने हवेली से उस वक्त सबकी नजर बचाकर अपनी जेब में डाल लिया था जब वो चुपके से बावर्ची खाने में गया था। इस चाकू को उठा लाया था। ये क्या कर रहे हो तुम? इलियास इस सूरत हाल से घबरा गया। चुपचाप कार चलाते रहो और इसकी रफ्तार इतनी तेज कर दो कि तुम्हारे आदमी जो पीछे आ रहे हैं वो तुम तक ना पहुंच सके। जुनैद ने चाकू की नोक इसकी पसली में चुभोई। इलियास को तकलीफ सी हुई। वो बोला, मेरे आदमी पीछे नहीं आ रहे। मुझे झूठ बोलकर लोरी मत सुनाओ, वरना इसी जगह चाकू तुम्हारी पसलों में पेवस्त कर दूंगा और तुम वापस हवेली नहीं जा सकोगे, समझे? जुनैद ने पहले से भी ज्यादा सख्ती से कहा। इलियास ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। इसने अपने आदमियों को जो रफ्तार बताई थी, कार इस रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलने लगी। दोनों कारों में दरमियान फासला बढ़ने लगा। पीछे आने वाली कार में बैठे हुए इलियास के आदमी ने समझा कि इलियास दोनों कारों के दरमियान मजीद फासला चाहता है।
क्योंकि इलियास ने दोनों को बताया था अगर जुनैद के पीछे आने वाली कार पर शक हो गया तो वो कार की रफ्तार बढ़ा देगा और आगे जाकर वो कार की रफ्तार कम कर देगा। कार की रफ्तार और भी बढ़ती जा रही थी। अब दोनों कारों के बीच बहुत फासला हो गया था। जुनैद ने कहा, कार रोक दो। इलियास की पसलियों के साथ चाकू लगा हुआ था। इस जगह इसे खौफ भी था कि अगर जुनैद ने चाकू इसके जिस्म में प्रवेश कर दिया तो इस जगह मारा जाएगा। इसने जुनैद का हुक्म माना और कार इस जगह रोक दी। जुनैद अपने कोट की जेब से रस्सी निकाल चुका था। ये रस्सी भी वो हवेली से लेकर आया था। इसने इलियास के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे और इसका रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम्हारे आदमी आकर तुझे आज़ाद कर देंगे। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना वरना जिंदा नहीं बचोगे। जुनैद कार से बाहर निकलकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो दरख्तों के बीचों बीच भागता हुआ आगे निकल गया, फिर सड़क पर आ गया। इसी असना में इसे एक बस आ गई। जुनैद ने रिवॉल्वर एक तरफ फेंका और बस को रुकने का इशारा किया। बस रुक गई और जुनैद इस बस में सवार हो गया। जिस वक्त जुनैद उस पते पर पहुंचा जो मुश्ताक अहमद ने उसे हवेली आने पर बताया था, तो एहतशाम जले हुए दिल और लटके हुए मुंह के साथ मुश्ताक अहमद को ऑफिस बंद कर रहा था। कुछ देर कबल नसीर अहमद कार में बैठकर घर चला गया था। मुश्ताक अहमद साहिब को ऑफिस यही है क्या? जुनैद ने पास जाकर एहतशाम से पूछा। एहतशाम ने दरवाजे को छोड़कर गर्दन घुमाकर नौजवान की तरफ देखा और इसका सर से लेकर पांव तक जायजा लेने के बाद बोला, जी हाँ, मुश्ताक अहमद का ये ऑफिस है। आप कौन हैं? मेरा नाम जुनैद है। कुछ दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इनके साथ एक लड़की थी। मुझे दरअसल इस लड़की से मिलना है। जुनैद ने बताया। लड़की? कौन लड़की थी और तुम कहाँ से मिले थे इनसे? एहतशाम इसकी बात सुनकर हैरत हुई। मुश्ताक अहमद के साथ एक लड़की थी। ये सुनकर तो जैसे एहतशाम के अंदर बेचैनी सी दौड़ गई थी। मुश्ताक अहमद साहिब गांव में आए थे। इनके साथ जो लड़की थी उसका नाम सहर बानो था। सहर बानो? एहतशाम ने इसकी बात काटकर फौरन कहा, जी सहर बानो, मुझे उससे मिलना है। जुनैद ने कहा, आपका सहर बानो के साथ क्या ताल्लुक है? एहतशाम को लग रहा था जैसे इसे एक नई बात का सिरा मिल रहा है जिसकी मदद से वो कुछ और कर सकेगा। जुनैद सोचने लगा कि उस सवाल का क्या जवाब दे। कुछ और कहने के बजाय इसने कह दिया, वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर? एहतशाम सुनते ही दिल में मुस्कुराया। चालबाज एहतशाम को इन हालात में सहर बानो के मंगेतर का मिल जाना ऐसा ही था जैसे किसी प्यासे को सहरा में पानी मिल जाए। मेरा नाम एहतशाम है और मुश्ताक अहमद मेरे बहनोई हैं। तुम मुश्ताक अहमद से मिलना चाहते हो या सहर बानो से? एहतशाम की घूमती हुई निगाहें इसके चेहरे पर थी। मैं सहर बानो से मिलना चाहता हूँ, जुनैद ने जवाब दिया। चलो मेरे साथ। एहतशाम ने जल्दी से ऑफिस का दरवाजा बंद किया और अपनी कार की तरफ चल पड़ा। इसके पीछे जुनैद भी लपका। इसके पास सोचने और समझने का वक्त कम था। एहतशाम की कार का रुख उस फ्लैट की तरफ था जो मुश्ताक अहमद की मलकियत था और फरोख्त के लिए खरीदा था। इस वक्त फ्लैट खाली था और इसकी चाबी एहतशाम के पास थी। फ्लैट खाली तो इसके कमरे में चंद कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी। फर्श पर गर्दो गुबार दिखाई दे रही थी। जुनैद इस जगह का जायजा लेते हुए हैरान हो रहा था। एहतशाम ने कमरे से कुर्सी निकालकर नशीसगाह में रखवाई और बोला, बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया। सहर बानो कहाँ है? जुनैद ने कहा। लगता है सहर बानो से मिलने की ज्यादा ही जल्दी है। एहतशाम मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। जुनैद को इसकी बात अच्छी नहीं लगी। वो जाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरे एक मिनट रुक जाओ। एहतशाम ने सूरज से आगे बढ़कर जुनैद को रोक लिया। हम काम की बात की तरफ आते हैं। काम की बात? जुनैद हैरान हुआ। मैं साफ और मुख्तसर बात करता हूँ जिससे मेरा और तुम्हारा वक्त बच जाएगा। सहर बानो इस वक्त एक आलीशान बंगले में रहती है। इसने वो बंगला एक पाई देकर खरीदा भी नहीं और कानूनी तौर पर उसकी मालकन भी है। ये एक अजीब और दिलचस्प कहानी है। तुम सहर बानो से ये कहानी खुद ही सुन लेना। वो एक बंगले की मालकन है? जुनैद को इसकी बात सुनकर हैरत हो रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, तफसील में जाने का वक्त नहीं। मुश्ताक अहमद कुछ रोज कबल इंतकाल हो गया है। सहर बानो तुम्हारी मंगेतर है, तुम इससे मिलना चाहते हो। सहर बानो से मिलाने के लिए तुमसे कीमत लूंगा। एहतशाम की बात सुनकर जुनैद ने इसकी तरफ गौर से देखा और बोला, क्या कीमत लेना चाहते हो? एक इंसानी जान। एहतशाम बिला तामुल बोला, एक इंसानी जान? ये क्या बकवास है? जुनैद को झटका लगा। इसमें हैरान होने या फिर उछलने की जरूरत नहीं। ये कीमत जो मैं वसूल करूंगा, मुझे एक कत्ल करना है, एक इंसान की जान लेनी है। ये काम मैं नहीं कर सकता। तुम अगर सहर बानो से मिलना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। एहतशाम इसके तरफ देखते पुकारती आवाज में बोला, तुम पागल तो नहीं हो? जुनैद को इसके ज़िंदगी पर शक होने लगा। मैं पागल नहीं हूँ, पूरे होशो हवास से बात कह रहा हूँ। सहर बानो एक बंगले की मालकन बन गई है। एक पाई भी इसने खर्च नहीं की। तुम उसके मंगेतर हो। तुम्हें कुछ कीमत अदा कर दो। बोलो, ये काम करोगे कि नहीं? एहतशाम ने अपने दिल की जलन निकालते हुए कहा। जुनैद के दिल में जानने का तजस्सुस बहुत ज्यादा नुमाया हो गया था कि सहर बानो एक आलीशान बंगले की मालकन कैसे बन गई। सहर बानो से मिलने की ख्वाहिश अब और भी दो चंद हो गई थी,
लेकिन एक इंसान का कत्ल करना जुनैद के लिए मुमकिन नहीं था। इसने ये भी सोचा कि अगर सहरबानो से मिलने में एक कत्ल माने है तो ये काम करने के लिए भी तैयार है। इसने सोचा वो कोई बहस नहीं करेगा, बल्कि जानने की कोशिश करेगा कि आखिर इसके सामने खड़ा शख्स किस इंसान को कत्ल करना चाहता है और क्यों। अगर मैंने तुम्हारा काम कर दिया तो मुझे सहरबानो से मिलवा दोगे? एहतशाम जुबान का पक्का है, जो कहता है वो पूरा करता है। एहतशाम ने कहा, ठीक है बताओ किसे कत्ल करना है? जुनैद ने पूछा। कत्ल करना कोई मुश्किल नहीं, जिसे कत्ल करना है वो एक बंगले में अकेला रहता है। उस बंगले में 2 मुलाजिम हैं, एक चौकीदार और दूसरा खानसामा। चौकीदार गेट पर होता है और खानसामा रात का खाना खिलाने के बाद बंगले से मुझे क्वार्टर में चला जाता है। वो है कौन? तुम इस बात को छोड़ो और मेरी प्लानिंग सुनो। एहतशाम ने इसकी बात नजरअंदाज कर दी। तुम उस बंगले में मेरी गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जाओगे। गाड़ी इस बंगले के अंदर चली जाएगी और मैं चौकीदार से बातें करने लगूंगा। तुम डिग्गी से बाहर निकलकर बंगले के मेन दरवाजे से अंदर चले जाओगे और बंगले में मौजूद नसीर अहमद को तेजर खंजर से कत्ल करके मेन दरवाजे के पास आ जाओगे। नसीर अहमद कौन? जिसे तुमने कत्ल करना है। चौकीदार से बातें करते करते मेरा मोबाइल फोन बजेगा तो मैं फोन सुनूंगा और चौकीदार से कहूंगा कि मुझे भी जाना है। मैं वापसी पर नसीर अहमद से मिलता हूँ। मैं अपनी कार में बैठकर उसी गिराज में ही कार घुमाकर गेट की तरफ कर लूंगा। डिग्गी का रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा और तुम जल्दी से डिग्गी में सवार हो जाना। कार बाहर निकलेगी और मैं तुम्हें सहरबानो के बंगले पर छोड़कर चला जाऊंगा। चौकीदार कत्ल के बाद इस बात की गवाही देगा कि मैं अंदर गया ही नहीं था और तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे, इसलिए नसीर अहमद के कत्ल का कोई सबूत नहीं होगा। एहतशाम ने अपना पूरा मंसूबा बयान करने के बाद जुनैद की तरफ देखा। जुनैद सोच रहा था कि इसका दिमाग किसी शैतान से कम नहीं। इसने ऐसा मंसूबा तरतीब दिया था कि वाकई कातिल की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी। तुमने सोचा तो खूब है, मैं खूब ही सोचता हूँ, लेकिन तुमने एक बात सोची है। वो क्या? तुमने मेरा नाम सुना, ये जाना कि मैं सहरबानो का मंगेतर हूँ और मुझे इस काम के लिए माइल करते हुए अपना मंसूबा भी मुझे सुना दिया। हो सकता है मेरा ताल्लुक पुलिस से हो। जुनैद ने कहकर इसकी तरफ मुस्कुराहट छोड़ी। जुनैद की बात सुनकर एहतशाम बारीक से हंसा। पहली बात यह कि तुम पुलिस वाले नहीं हो और दूसरी बात यह कि जो मैंने कहा वो तुमने सुना, लेकिन इसका क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें ऐसा कहा? तुम बहुत शातिर हो। बोलो, काम करोगे या फिर मायूस चले जाओगे? सहरबानो से मिलने के लिए आया हूँ, इससे मिलकर ही जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ। जुनैद ने कहा, तुमको वाकई सहरबानो से मोहब्बत है? ये काम कब करना है? ये काम रात के डिनर के बाद करना है। कितनी देर है डिनर में? एहतशाम ने घड़ी की तरफ देखा और बोला, बस 3 घंटे इंतजार करना होगा, तब तक हम कहीं घूमेंगे और खाना खाएंगे। ये अच्छी तजवीज़ है। जुनैद मुस्कुराया। रात हो गई थी। जुनैद को एहतशाम ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खिला दिया था। दोनों के दरमियान अच्छी गपशप भी हो गई थी, कुछ और बातें भी हुई। एक दूसरे के बारे में जान गए थे। जुनैद भी वक्त गुजार रहा था। इस बात का इंतजार था कि कब वो कत्ल जैसे कभी काम से फारिग होता है और कब इसकी मुलाकात सहरबानो के साथ होती है। गाड़ी की रफ्तार बहुत आहिस्ता थी। एहतशाम ने एक नज़र अपने बराबर बैठे जुनैद को देखा और बोला, तुम अपना काम करने के लिए तैयार हो? तैयार नहीं, बल्कि मैं बेचैन हूँ। जुनैद बोला, कत्ल करने में मजा आता है क्या? एहतशाम मुस्कुराया। मुझे कत्ल करने की जल्दी नहीं, मुझे सहरबानो से मिलने की बेचैनी है। तुम्हारी शर्त है कि पहले कत्ल फिर मुलाकात, इसलिए कत्ल कर रहा हूँ। जुनैद बोला, हम इस घर के पास ही हैं जहाँ तुम्हें अपना काम करना है। एहतशाम ने कहा, तुम अपना वादा निभाओगे ना? जुनैद ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं अपना वादा निभाऊंगा और इसमें तुम्हें किसी किस्म का शक नहीं करना चाहिए। एहतशाम ने से यकीन दिलाया। चलो मैं तैयार हूँ। जुनैद की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। एहतशाम ने कार का रुख उस बंगले की तरफ कर दिया था जहाँ नसीर अहमद रहाइश पजीर था। एहतशाम नसीर अहमद के एक एक लम्हे को जानता था, वो क्या करता है, वो इस वक्त वो कहाँ होता है, इसलिए मुतमईन था कि जुनैद अपना काम बड़ी आसानी के साथ कर लेगा। इस बंगले से कुछ फासले पर एक अंधेरे में डूबी हुई जगह पर एहतशाम ने कार रोककर कहा, बाहर निकलो और कार की डिग्गी में बैठ जाओ। दोनों बाहर निकले और एक बार फिर एहतशाम ने दायमा देखकर इसने डिग्गी ऊपर की और जुनैद कार की डिग्गी में सिमट कर लेट गया। एहतशाम ने डिग्गी ऐसे बंद की कि जुनैद की सांस लेना भी आसान था और वो बाहर भी कुछ देख सकता था। एहतशाम ने एक बार फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार आगे बढ़ा दी। बंगले के गेट के सामने जाकर एहतशाम ने कार का हॉर्न बजाया और कुछ देर के बाद गेट खुला और एहतशाम कार अंदर ले गया। एहतशाम कार खड़ी करते ही बिजली से तेज बाहर निकला और गेट बंद करते चौकीदार के पास जाकर बोला, जरा देखना, मुझे लगता है कि कुछ मशकूक से लोग उस जगह खड़े हैं। एहतशाम ने दाईं तरफ गली में देख रहा था। चौकीदार ने भी उस तरफ देखने लगा। दोनों का रुख कार की दूसरी तरफ था। जुनैद रखने से देख रहा था। डिग्गी से बाहर निकलने का मौका अच्छा था। वो जल्दी से बाहर निकला।
इसने कार की डिग्गी आहिस्ते से बंद की और मेन दरवाजे की तरफ भागता हुआ अंदर चला गया। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चौकीदार दूर तक देखता हुआ बोला, वो सामने देखो, कोई भी नहीं है, शायद चले ना गए हों। एहतशाम ने एक नज़र अपने अक़ब में देखा। तुम गेट बंद कर दो, आजकल हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हालात तो वाकई ख़राब हो गए हैं। चौकीदार गेट बंद करता हुआ बोला, कल रात इसी जगह गली में डाका पड़ गया है। अच्छा, कोई बात तो नहीं सुनी? जनाब, भी बड़े बड़े बंगलों की ज़मीन है, या किसके साथ क्या हो जाता है साथ वाले को पता नहीं चलता। हमारे गांव में किसी कोने में बसने वाले के घर में भी सुई चोरी हो जाती है तो पूरे गांव को पता चलता है, उस सारा गांव इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए चला आता है। लेकिन यहाँ छोड़ो इन बातों को, मैं नसीर अहमद से मिलने अंदर जा रहा हूँ। अभी जाग रहे होगे ना? एहतशाम ने इसकी बात काट कर कहा, जी अभी वो खाना खाने के बाद चहलकदमी करने अंदर गए हैं, चौकीदार ने बताया। मिलो, कहीं वो सो ना जाए। एहतशाम कहकर अंदर जाने के लिए बढ़ा और वो एकदम रुक गया। इसकी निगाहें अपने टायर पर थी। ऐसा वो इसलिए कर रहा था कि जुनैद को अपना काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके और वो आसानी के साथ अपना काम कर ले, क्योंकि एहतशाम अंदर जाना ही नहीं चाहता था। यही इसका मंसूबा था। मेरी कार का टायर देखना जरा, एहतशाम ने चौकीदार से कहा। चौकीदार टायर पर झुका। क्या हुआ है जी टायर को? ये यहाँ से फट गया है क्या? एहतशाम ने उंगली से इशारा किया। चौकीदार इस जानिब गौर से देखने लगा। टायर तो नहीं फटा, बिल्कुल ठीक है। मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है क्या? एहतशाम ने कहा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पहले आप कह रहे थे कि इस जगह कुछ मशकूक आदमी खड़े हैं और आपको लग रहा है कि आपकी कार का टायर फट गया है। चौकीदार की होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। टायर फटने से मेरी ये मुराद नहीं कि टायर ब्लास्ट हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टायर इस जगह से कुछ फट सा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ो, मुझे ऐसा लगा होगा। एहतशाम कहकर फिर मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसके एक हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन था। इसकी उंगली एक बटन पर थी। जैसे ही इस उंगली ने हरकत की, मोबाइल फ़ोन की बेल होने लगी। इसने खुद ही बेल बजाई थी। इसने एक नज़र स्क्रीन की तरफ देखा, बेल बंद की और फ़ोन को कान को लगा लिया। हाँ, क्या बात है? एहतशाम खुद से ही बात करने लगा था। इसने एकदम हैरत से चौंक कर कहा, क्या कह रहे हो? अभी आ जाऊँ? इसी वक्त? अच्छा ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। एहतशाम ने फ़ोन कान से लग किया और मेन दरवाजे से वापस कार की तरफ बढ़ा और चौकीदार से बोला, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। मैं आधे घंटे तक इस काम को करने के बाद आता हूँ, तुम गेट खोलो। एहतशाम ने ड्राइविंग सीट संभाल कर अंदर ही अंदर कार घुमाई। इसकी निगाहें मेन दरवाजे पर थी। इसने देखा कि दरवाजे में खड़ा जुनैद इस बात का इशारा कर रहा है कि इसने काम कर दिया है। एहतशाम ने कार का रुख गेट की तरफ कर दिया था। चौकीदार गेट खोल रहा था। इसकी निगाहें एहतशाम की कार की तरफ थी। एहतशाम ने देखा कि इस तरह से जुनैद डिग्गी खोल के इसमें नहीं लेट सकता। एहतशाम कार से बाहर निकला और चौकीदार के पास जाकर इसने एक बार भी उस जानिब देखा और बोला, कोई नजर तो नहीं आ रहा? कोई नहीं है जनाब। जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। कोई भी नहीं है, आप बेफिक्र होकर चले जाएं। फिर आप कार में हैं, हवाई जहाज की तरह इनके सामने से उड़कर ले जाएं। चौकीदार बोला, ठीक है। एहतशाम ने देख लिया था कि जैसे ही चौकीदार की तवज्जो दूसरी तरफ हुई थी, जुनैद डिग्गी में चला गया था। एहतशाम ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार तेजी से निकालकर बाहर ले गया। चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। एक बार फिर एहतशाम ने कार एक वीरान और अंधेरी वाली जगह में खड़ी की और बाहर निकलकर इसने दाएं बाएं देखकर कार की डिग्गी उठा दी। जुनैद बाहर निकल आया। वो इसके साथ वाली सीट पर विराजमान हो गया। कार फिर चलने लगी। जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की जान ली है। किसी इंसान को मारना किस कदर मुश्किल काम है। ये काम कैसा वहशतनाक है। इस काम को करने के लिए इंसान का दिल ऐसा ही स्याह होना चाहिए जिसमें इंसानी नाम की कोई चीज ना हो। और मुझे हैरत है कि ऐसे हीवान इतना स्याह दिल कहाँ से ले आते हैं। जुनैद के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। तुमने वाकई नसीर अहमद का काम कर दिया है? तुम्हें कोई शक है? तुम मेरा ये शक दूर कर सकते हो, चलकर देख लो। वो तो हकीकत खुली जाएगी, लेकिन सहरबानों के पास छोड़ने से पहले मैं कुछ देखना चाहता हूँ। जुनैद ने इसकी तरफ कुछ देखा और फिर अपने कोट की अंदरूनी जेब से कपड़े में लिपटी कोई चीज निकाली और इस कपड़े को खोलने लगा। कुछ तहें खुलने के बाद एहतशाम को खून दिखाई दिया और फिर खून आलूद छुरी एहतशाम की आंखों के सामने थी। जुनैद ने वो छुरी दिखाई और फिर कपड़े में लपेटकर अपने कोट की इसी अंदरूनी जेब में रख ली। यकीन आ गया? यकीन तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ही हो गया था। मैंने तो यूं ही बात की थी। तुम तो पूरा सबूत लेकर आए हो। बहुत प्यार है तुझे सहरबानों से। अपना वादा निभाओ और मुझे सहरबानों के पास छोड़ दो। जुनैद के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी और वो कुछ सोच रहा था। मैं अपना वादा निभाऊंगा। एहतशाम खुश था कि इसने जुनैद की मजबूरी से फायदा उठाकर नसीर अहमद को मोट की वादी में पहुंचा दिया। अब वो बहुत कुछ बड़ी आसानी के साथ कर सकेगा। एहतशाम की कार उस बंगले के गेट के सामने रुक गई जहाँ सहरबानों अकेली रहती थी। ये है सहरबानों का बंगला, यहाँ वो रहती है। जाओ और दस्तक दो, तुम्हारे लिए वो दरवाजा खुलेगा और तुम अपनी मोहब्बत को अपने सामने खड़े हुए देखोगे।
जुनैद को यकीन नहीं आ रहा था। इसको लग रहा था कि एहतशाम इसके साथ मजाक कर रहा है। सहरबानो वाकई इसी बंगले में रहती है। फिर जुनैद को वो कीमती हीरे और गैर मुल्की करेंसी याद आई। वो इनके इवज इस आलीशान बंगले की मालकन बन सकती है। लेकिन एहतशाम तो कुछ और ही कह रहा था। वो अगली कहानी सहरबानो से सुनना चाहता था। जुनैद कार से बाहर निकला और गेट की तरफ देखने लगा। एहतशाम ने कार आगे बढ़ा दी। एहतशाम मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। इसने अपने आप से कहा, मिल लो अपनी मोहब्बत से, तो जेल पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर चुका हूं मैं। इसी असना में एहतशाम का मोबाइल फोन बजने लगा। इसने फोन कान को लगाया। दूसरी तरफ से चौकीदार की घबराई आवाज सुनाई दी। गजब हो गया जनाब। क्या हो गया, जल्दी बताओ, एहतशाम बेचैनी से बोला। नसीर अहमद साहिब की लाश खून में लथपथ पड़ी है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन आया था? अंदर कोई भी नहीं गया था, मैं गेट पर ही मौजूद रहा हूँ। तुमने किसी और को इतला तो नहीं दी? एहतशाम ने पूछा। मैंने आपको ही फोन किया है। तुमने खुद नसीर अहमद की लाश देखी है? हाँ, मैं इनके लाश के पास ही खड़ा हूँ। गेट अच्छी तरह से बंद कर दो। किसी का फोन आए तो तुम नहीं सुनोगे। किसी को तुम फोन नहीं करना, किसी से रब्ता नहीं करना। जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम कुछ भी नहीं करोगे। मेरी बात समझ गए हो कि मैंने क्या कहा है? मैं समझ गया हूँ, मैं मुंह बंद करके बैठ जाता हूँ। चौकीदार की आवाज आई। फोन बंद हो गया। एहतशाम ने जोम से एक कहका लगाया। अब वो जल्दी मुश्ताक अहमद के वकील रिजवी से मिलना चाहता था।